भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य रहा जिसने 150 सालों में अपने आप को इतना मजबूत और इतना पावरफुल कर लिया कि जब उसका पतन शुरू हुआ तो उसको पूरी तरीके से बर्बाद होने में भी लगभग उतने ही साल लगे, यानी कि 150 साल। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन की, यानी कि मुग़ल साम्राज्य के पतन की। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं मुग़लों के पतन की। वो मुग़ल जो इतने पावरफुल हुए, वो मुग़ल साम्राज्य जिसकी स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की, और वो एम्पायर बिल्कुल नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से एरिया में फैला हुआ था और वो धीरे धीरे औरंगज़ेब के आते आते एक अखंड भारत का स्वरूप ले लेता है। तो इतना अखंड साम्राज्य होने के बावजूद ये एम्पायर इतनी बुरी तरीके से कैसे बिखरा, उसके क्या क्या कारण थे? अगर पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो मुग़ल एम्पायर अब तक का 9th लार्जेस्ट एम्पायर है। तो दुनिया का 9th लार्जेस्ट एम्पायर, ऐसी क्या सिचुएशन उसमें पैदा हुई, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ये एम्पायर धीरे धीरे बर्बाद होता गया, धीरे धीरे खोखला होता गया और अंततः एट लास्ट 1857 में इसका एंड हो जाता है। इस एम्पायर के ख़त्म होने के पीछे कई सारे रीज़न्स बताए जाते हैं, जैसे उसमें औरंगज़ेब की जिम्मेदारी बताई जाती है। औरंगज़ेब के बाद जितने शासक आए वो सब नाकाबिल थे। इसके अलावा उनके ही साम्राज्य में आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थीं, बाहर से आक्रमण हुए और इंडिपेंडेंट स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ, जैसे कि मराठा मजबूत हुए, मैसूर अलग हुआ, हैदराबाद अलग हुआ, बंगाल अलग हुआ और अवध भी अलग हुआ। तो इस तरीके से अलग अलग राज्य भी आए, जिसकी वजह से एम्पायर धीरे धीरे और कमज़ोर हुआ। हम एक एक करके इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहली चीज़ जो इतिहासकार कहते हैं जो मुग़ल साम्राज्य के पतन की शुरुआत की वजह बना, वो थी औरंगज़ेब की नीतियाँ। जैसे औरंगज़ेब की कुछ रिलीजियस पॉलिसीज़ को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, जैसे कि मुग़ल बादशाह झरोखा दर्शन शुरू किए थे। इसमें होता ये था कि मुग़ल बादशाह बालकनी पे जाके लोगों को दर्शन अपने देता था और आम जनता में ये बात मानी जाती थी कि मात्र बादशाह के दर्शन से ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो औरंगज़ेब ने इसको बंद किया, क्योंकि औरंगज़ेब के हिसाब से बादशाह अपने आप को भगवान या अल्लाह के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा एक दूसरी प्रथा चल रही थी, जब मुग़ल बादशाह अपने बर्थडे के दिन अपने आप को तराजू पे तौलते थे और उसी तौल के बराबर वो सोने चांदी और जो भी चीज़ें होती थीं वो लोगों को बांटते थे। तो इसको भी औरंगज़ेब ने बंद करवाया। प्लस एक और चीज़ थी, वो थी जज़िया। जज़िया को लेके बहुत ज़्यादा औरंगज़ेब को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि औरंगज़ेब ने जज़िया को फिर से लागू किया, जिससे नॉन मुस्लिम्स, राजपूत और कई सारे भारत में जो लोग थे जिन्हें जज़िया देना होता था, वो इससे नाराज़ हुए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक धार्मिक नीति में ये भी इंक्लूड किया जाता है कि औरंगज़ेब ने दारुल हर्ब यानी कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। हालांकि इस बात को लेकर मतभेद है कि औरंगज़ेब जो दारुल इस्लाम बनाना चाहता था उसका मतलब क्या था। औरंगज़ेब के दारुल इस्लाम बनाने का क्या ये मतलब था कि भारत की पूरी पॉपुलेशन को इस्लाम या मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाए? जो राइट विंग के इतिहासकार हैं और जो कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये राय दी जाती है कि औरंगज़ेब पूरी जनता को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था। जबकि जो लेफ़्ट विंग के इतिहासकार हैं उनका मानना है कि ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं थे, बल्कि दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने का मतलब ये था कि यहाँ पे शरिया को अच्छी तरीके से लागू किया जाए। दूसरी चीज़ जो औरंगज़ेब के शासनकाल से ही मुग़ल साम्राज्य के पतन की वजह मानी जाती है, वो है राजपूत नीति या राजपूत पॉलिसी। जैसे कि मुग़लों का संबंध राजपूतों से बहुत बेहतरीन रहा। अकबर के ज़माने से ही अच्छे रिश्ते रहे, कई सारी शादियाँ की गई, तो एक अच्छा रिश्ता दोनों के बीच चला आ रहा था। लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में थोड़ा सा इशू हुआ। इशू इसलिए हुआ क्योंकि जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, जब औरंगज़ेब और दारा शिकोह के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही थी तो जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था 2 बार। लेकिन जब औरंगज़ेब बादशाह बन गया तो औरंगज़ेब ने जसवंत सिंह को माफ़ किया और माफ़ करने के बाद जसवंत सिंह को जमरूद का गवर्नर बना दिया। अब जमरूद एक इलाका है पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनवा में, जो कि बिल्कुल रेतीला और रेगिस्तान टाइप का इलाका है। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, खैबर पख्तूनवा से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
फ्रीडम फाइटर निकले हैं, जिनको गांधी का एक दूसरा रूप माना जाता है, सीमांत गांधी कहा जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि वो कौन है। तो बहरहाल औरंगज़ेब ने जसवंत सिंह को जमरूद का गवर्नर बना दिया। तो यहाँ से राजपूतों और मुग़लों के बीच एक खटपट शुरू हुई। वजह ये थी कि लोगों को लगा कि औरंगज़ेब ने जानबूझ के जसवंत सिंह को जमरूद भेजा, ऐसी बुरी जगह पे भेजा, क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे। जो दारा शिकोह का साथ दिया था जसवंत सिंह ने, उसका एक बदला। इसमें क्या सच्चाई थी वो किसी को नहीं मालूम है। बहरहाल जसवंत सिंह वहीं पे गवर्नर के तौर पे रहे, लेकिन उसी बीच उनको पता चलता है कि उनका एक बेटा, इकलौता बेटा, उसकी डेथ हो गई है। और उसकी डेथ के दुख में जसवंत सिंह की भी जमरूद में ही डेथ हो जाती है। जसवंत सिंह की डेथ के बाद उनकी बीवी को एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। लेकिन अजीत सिंह की उम्र बहुत कम थी, इसलिए औरंगज़ेब ने जसवंत सिंह के नेफ्यू इंद्र सिंह को वहाँ का जोधपुर का शासक बना दिया। इससे राजपूतों में एक और दिक्कत क्रिएट हुई, राजपूतों और मुग़लों के रिश्तों में, क्योंकि ये एक नियम चला आ रहा था कि उत्तराधिकारी को लेके किसी भी इस तरीके का मुग़ल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसको टीका बोला जाता था। यानी कि जो शासक है वहाँ का, उनका बेटा अगला शासक होगा। तो उस लिहाज से अजीत सिंह अगला उत्तराधिकारी जोधपुर का था। लेकिन औरंगज़ेब ने बोला कि चूंकि अजीत सिंह अभी पैदा हुआ, वो बिल्कुल छोटा सा है, जब वो योग्य हो जाएगा, जब वो बालिग हो जाएगा, यानी कि एडल्टहुड अटेन कर लेगा, तब उसको शासक बनाया जाएगा। जब तक वो एडल्टहुड अटेन नहीं करता, तब तक जोधपुर का शासक होगा इंद्र सिंह। अब इसको लेके रिश्ते बिगड़े यहाँ पे, क्योंकि राजपूतों का मानना था कि औरंगज़ेब ने जानबूझ के ये किया। जो नीति, जो रूल रेगुलेशन चले आ रहे थे, जो वादा निभाना था औरंगज़ेब को, औरंगज़ेब ने वो वादा नहीं निभाया। और उसकी वजह क्या थी? औरंगज़ेब का कट्टर होना, ये इतिहासकार लिखते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि नहीं, औरंगज़ेब का यहाँ पे धर्म या कट्टरपंथ या दुश्मनी निभाने से कोई कनेक्शन नहीं था। रिचर्ड जैसे इतिहासकार लिखते हैं कि औरंगज़ेब का ये फैसला महज डिप्लोमेटिक था, क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ पे कोई एक ऐसा शासक हो जो चीज़ों को बेहतर तरीके से संभाल सके। आखिरी चीज़ जिसके लिए औरंगज़ेब को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन किया, वो ये है कि औरंगज़ेब ने 1681 के बाद पूरी तरीके से साउथ इंडिया पे फोकस किया। साउथ इंडिया पे फोकस करने के बाद उन्होंने मराठाओं पे भी फोकस किया, साथ ही गोलकोंडा और बीजापुर जैसे राज्यों पे फतह हासिल की। लगभग 25 साल अपनी उम्र का जो आखिरी दौर था, औरंगज़ेब ने साउथ इंडिया में गुजारा। साउथ इंडिया में भारी भारी बड़े बड़े लंबे लंबे कैंपेन किए, अभियान किए, और उस अभियान में ढेर सारे पैसे खर्च हुए और मुग़ल एम्पायर की ट्रेजरी कहीं न कहीं खाली होती गई। और इससे इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से मुग़ल एम्पायर को बहुत नुकसान हुआ, और कहीं न कहीं ये भी एक पतन की वजह बनता है। औरंगज़ेब की जिम्मेदारियों के अलावा दूसरी एक जो वजह मानी जाती है मुग़ल साम्राज्य के पतन की, जो कि एक सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, वो है जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस क्या है वो समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम एक तरीके का रैंकिंग सिस्टम था जो मंगोलों से आया हुआ था, जो मुग़ल साम्राज्य में अकबर ने शुरू किया था। ये एक तरीके से अधिकारियों को रैंक दी जाती थी, जिसकी जितनी रैंक होती थी वो उतना ऊंचा अधिकारी माना जाता था। जो रैंक दी जाती थी वो जनरली दो तरीके की दी जाती थी, एक होती थी ज़ात रैंक, एक होती थी सवार रैंक। ज़ात रैंक का मतलब अपनी ज़ात से कनेक्टेड है, यानी कि अगर हमको कोई 500 की ज़ात रैंक मिली, मेरे किसी फ्रेंड को मान लीजिए 1000 की ज़ात रैंक मिली, तो वो 1000 उसके पास रैंक है, तो वो ज़्यादा बड़ा अधिकारी है। मेरे पास 500 है तो हम छोटे अधिकारी हैं। तो इस तरीके से ज़ात रैंक डिसाइड होती थी। इसके अलावा एक दूसरी रैंक होती थी सवार रैंक। सवार रैंक का मतलब ये है कि किस अधिकारी के पास कितने कैवेलरी मैन होंगे, यानी कि जो घुड़सवार हैं वो कितने रखेंगे। किसी इंसान के पास मान लीजिए 500 सवार रैंक है, तो वो 500 घुड़सवारों की देखभाल करेगा, उनको मैनेज करेगा, या फिर उससे डबल मैनेज करेगा, या फिर उससे आधा मैनेज करेगा, यानी कि 500 का आधा आपका हो गया 250। तो ये सिस्टम होता था, इस तरीके से रैंक बांटी जाती थी। और ख़ास बात यह है कि एक तरीके का यूनिफाइड सिस्टम था। जैसे आज के टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो हमारा सिविल सर्विसेज अलग है, मिलिट्री और सेना अलग है। इस मनसबदारी सिस्टम में क्या हो रहा था, दोनों एक साथ चल रहे थे, क्योंकि सवार रैंक का मतलब घुड़सवार की देखभाल कर रहे हैं, यानी कि सेना आ गई, और ज़ात रैंक यानी कि वो एक अधिकारी हो गए, एक सिविल सेवक हो गए, या जो कहना चाहें वो कह सकते हैं। तो इस तरीके से हर इंसान के पास जनरली ये दोनों रैंक होती थी और उसी के हिसाब से उनको काम दिए जाते थे।
ये तो हो गया मनसबदारी सिस्टम। सवाल ये उठता है कि जागीरदारी सिस्टम क्या है। जागीरदारी सिस्टम भी इसी से कनेक्टेड था। अब जाहिर सी बात है, जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो घुड़सवार देख रहे हों, चाहे फिर वो किसी पद पे बैठे हों, उनको सैलरी चाहिए। तो सैलरी रैंक के हिसाब से डिसाइड होती थी। रैंक यानी कि मनसब, हर मनसबदार को रैंक मिलती थी। तो जिसका मनसब 500 से कम है, उनको कैश में पैसे दिए जाते थे, सैलरी दी जाती थी। जिनका मनसब 500 से ऊपर है, उनको कैश नहीं दिए जाते थे। जैसे कि 500 से 2500 के मनसब के बीच के जो अधिकारी होते थे, उनको अमीर बोला जाता था। और फिर 2500 से लेके उसके ऊपर 7000 10,000 तक के जो अधिकारी या मनसबदार होते थे, उनको अमीरुल उमरा बोला जाता था। तो अमीर और अमीरुल उमरा की सैलरी कैश नहीं दी जाती थी। प्लस अगर वो सवार या घुड़सवार को मेंटेन कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्हें कैश पैसे नहीं दिए जाते थे, बल्कि उनको एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था और कहा जाता था कि उससे जो भी रेवेन्यू, जो भी टैक्स आए, उससे तुम लोग अपनी सैलरी भी रखो और घुड़सवारों की भी देखभाल करो, मेंटेन करो, और जो खजाने में जाना चाहिए वो खजाने में डालो। इसी ज़मीन के टुकड़े को बोलते थे जागीर। और जिन लोगों को ये ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था, जिन मनसबदारों को ये ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था, उनको बोलते थे जागीरदार। सवाल ये उठता है कि इसमें दिक्कत कैसे आई और ये मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण कैसे बना। वजह यह है कि जिन जागीरदारों को ज़मीन के टुकड़े दिए जाते थे, वो अंदाजे के हिसाब से दिए जाते थे। आज की तरह ज़माना बहुत एडवांस नहीं था। ज़मीनों के पैमाने और उसकी लंबाई चौड़ाई और कितनी फसल होगी नहीं होगी, कैसा मौसम होगा नहीं होगा, सूखा पड़ेगा बारिश होगी, कुछ नहीं पता होता था। तो ज़रूरी नहीं है कि जितना उनको सैलरी चाहिए, जितना खर्च उनका निकल रहा है, वो सारा उस ज़मीन से आ जाए। तो कई बार ऐसा होता था कि उनको उतने पैसे नहीं मिले, उतना उत्पादन नहीं हुआ, उतना टैक्स नहीं आया। तो वो लोग अपनी सैलरी तो रखते थे, लेकिन घुड़सवारों की देखभाल करना उन्होंने बंद कर दिया अपने पैसे बचाने के चक्कर में। अब घुड़सवारों की देखभाल करना बंद करेंगे तो इसका मतलब सेना कमज़ोर होगी। इसी तरीके से धीरे 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 सेना, जो मुग़ल साम्राज्य की सेना थी, वो कमज़ोर होती गई, और सेना कमज़ोर होगी तो साम्राज्य का पतन होना निश्चित है। इसके अलावा भी और कई सारे फैक्टर थे कि मनसबदार और लोकल ज़मींदार, किसान, ये सारे आपस में एक गठबंधन बना के खुद ही करप्शन कर रहे थे। इस तरीके की कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी, जो मुग़ल साम्राज्य के पतन की एक बहुत बड़ी वजह बना। सडन नहीं बना, बट धीरे धीरे अंदर से ये पूरी सेना बर्बाद कर गया और एम्पायर को खोखला कर गया। अगली जो वजह है, जो मुग़ल साम्राज्य के पतन की वजह बनी, वो है इनकेपेबल रूलर्स या सक्सेसर्स। औरंगज़ेब की डेथ 1707 ईस्वी में हुई, और औरंगज़ेब के डेथ के बाद जितने भी बादशाह या शासक आए, वो सब किसी भी काबिल नहीं थे। 1707 में बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह बनता है, 1712 में डेथ होती है, फिर जहांगीर शाह 1 साल के लिए बनता है, फिर उसके बाद फ़र्रुख सियार बनता है 1719 तक, और 1719 के बाद फिर कुछ महीने के लिए रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजाद बनते हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 1748। उसके बाद 1748 से लेके 54 तक अहमद शाह, 54 से लेके 59 तक आलमगीर टू, 59 से लेके 1806 तक शाह आलम टू, 1806 से लेके 1837 तक अकबर टू, और 1837 से लेके 1857 की लड़ाई हुई, क्रांति जो हुई, वहाँ तक जो है आपके बहादुर शाह ज़फ़र। कुल मिला के ये 11 उत्तराधिकारी औरंगज़ेब के बाद आए। इन 11 उत्तराधिकारियों में से महज 50 साल में ही, यानी कि 1707 में औरंगज़ेब की डेथ से लेके 1757 तक ही एम्पायर बर्बाद हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। तो क्या क्वालिटीज़ थी इनके अंदर, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ही किसी बादशाह की डेथ होती थी, ये लोग आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। उनको साम्राज्य की कोई फ़िक्र रहती ही नहीं थी, और एक तरीके से इनके ही दरबार में राजनीति भी होने लगी थी। ये नाकाबिल तो थे ही, इनके अंदर क्वालिटीज़ तो थी ही नहीं, लेकिन राजनीति इनके अंदर जो हो रही थी दरबार में अधिकारियों की, उसने इसको और ज़्यादा बर्बाद कर दिया। जैसे कि जितने भी नोबल्स या अधिकारी थे, वो 3 ग्रुप में बटे हुए थे, तुरानी ग्रुप, ईरानी ग्रुप और हिंदुस्तानी ग्रुप, या गुट बोलते हैं हिंदी में। तुरानी ग्रुप वो था जो सेंट्रल एशिया के थे। इसमें एक नेता जो मुख्य रूप से था, वो था निज़ामुल मुल्क, जो बाद में हैदराबाद का नवाब बनता है। वहीं ईरानी ग्रुप था, उसमें एक नेता मुख्य रूप से थे आपके अवध के जो नवाब बाद में बनते हैं, सादत खान।
और हिंदुस्तानी गुट में दो नाम आता है, एक हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, जो दोनों भाई थे और दोनों को सैयद ब्रदर्स के नाम से जाना जाता था। और ये तीनों ग्रुप चाहते थे कि मेरा वर्चस्व हो दरबार में, ताकि बादशाह हमारी बात सुने, और सब एक दूसरे के खिलाफ बादशाह के कान भरते थे ताकि हम पावर में आ जाएं। तो इस तरीके से आपस में लड़ाइयाँ, और बादशाह भी जो होते थे कान के कच्चे होते थे, और वो एक दूसरे की बात पे यकीन करके आपस में हमेशा बवाल करते, युद्ध करते। कई बार दुश्मनों के सामने जाके उन्होंने ऐसी गलतियाँ की जिससे एम्पायर को बहुत नुकसान हुआ और जो मुग़ल साम्राज्य था वो खोखला हुआ। जैसे कि इन्हीं लोगों की आपस की लड़ाइयों की वजह से अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह जैसे लोगों का भारत में आक्रमण हुआ, जो भारत से भारी रकम लूट के लेके गए और मुग़ल साम्राज्य कंगाल हो गया। नादिर शाह पर्शिया का शासक था, जो मेनली इस वक्त में जब उसने भारत पे अटैक किया 1939 में, उस वक्त वो मेनली अफ़गानिस्तान पे फोकस कर रहा था। अफ़गानिस्तान से बहुत सारे लोग भारत में आके बस रहे थे। नादिर शाह ने भारत में मैसेज भेजा मोहम्मद शाह रंगीला को कि जो लोग अफ़गानिस्तान से भारत आके बस रहे हैं उन्हें आप रोकिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि जिस इंसान को नादिर शाह ने भारत भेजा था वो भारत में ही मारा जाता है। इसके बाद नादिर शाह ने भारत पे हमला करने का फ़ैसला किया और भारत आके वो हमला करता है, और मुग़ल सेना जो है कुछ ही घंटों में नादिर शाह से हार जाती है। इसके चलते तुरंत निज़ामुल मुल्क नादिर शाह के पास जाते हैं, समझौता करने की कोशिश करते हैं ताकि वो दिल्ली पे हमला ना करें। इसलिए निज़ामुल मुल्क और नादिर शाह के बीच एक बातचीत होती है, समझौता होता है, और कुछ पैसे लेके दोनों के बीच मामला रफा दफा हो जाता है। नादिर शाह ने 1 करोड़ रुपए वापस जाने के लिए मांगे, लेकिन निज़ामुल मुल्क ने 50 लाख में किसी तरीके से बात जो है फिट कर दी। मामला शांत हो गया और नादिर शाह वापस जाने के लिए तैयार हो गया। अब इस खुशी में मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ामुल मुल्क को अमीरुल उमरा का टाइटल दे दिया है कि तुमने इतना बढ़िया काम किया, नादिर शाह को वापस भेज दिया, बहुत बड़ी बात है। अब ख़ास बात यहाँ पे यह है कि निज़ामुल मुल्क तुरानी गुट का नेता था। तो ईरानी गुट के जो नेता थे सादत खान या बुरहानुल मुल्क, दोनों नाम से जाना जाता है, इनको गुस्सा आया क्योंकि ये सब तो आपस में लड़ रहे थे। सब चाहते थे कि हम ही बादशाह के क्लोज़ रहें और मेरी ही बात मानी जाए। तो बुरहानुल मुल्क आधी रात को पहुंच गए नादिर शाह के पास और बोले कि निज़ामुल मुल्क ने तुमसे झूठ बोला है, वो तुमको 1 करोड़ रुपया भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास 20 करोड़ रुपए हैं। जब ये बात नादिर शाह को पता चली तो नादिर शाह गुस्से में आ गया और उसने दिल्ली पे अचानक हमला करने का फ़ैसला किया, और वो दिल्ली पे हमला करता है, दिल्ली जो है लूटता है, और मोहम्मद शाह रंगीला को और निज़ामुल मुल्क को जेल में डाल देता है। खुद के नाम पे खुतबा पढ़वाता है, खुद के सिक्के जारी करवाता है, और खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर देता है। खुद को बादशाह घोषित करने के बाद नादिर शाह ने बुरहानुल मुल्क से पूछा कि 20 करोड़ रुपए चाहिए जो मुग़ल साम्राज्य में मौजूद हैं। तो बुरहानुल मुल्क ने चूँकि झूठ बोला था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो मुग़ल साम्राज्य छोड़ के भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत दूर तक भाग भी नहीं सकता था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। बाद में उसके बेटे सफदरजंग से नादिर शाह ने पैसे वसूले, जितने भी वसूल सकता था। सफदरजंग इस वक्त अवध का नवाब था, तो उससे उसने पैसे वसूले जितना वसूल सकता था, और उसके बाद दिल्ली पे वापस जो है हमले किए, लूटपाट की, खाया पिया, मौज किया। इतना ज़्यादा खा पी लिया कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, और दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। उसकी डेथ की खबर सुनते ही फिर से वहाँ पे जो आम लोग थे उन्होंने सैनिकों पे हमले किए, नादिर शाह की चीज़ों को लूटने की शुरुआत कर दी। लेकिन नादिर शाह मरा नहीं था, वो सिर्फ एक अफवाह थी। नादिर शाह को जैसे ये बात पता चली, नादिर शाह फिर से एक्टिव हुआ और दिल्ली पे उसने नरसंहार किया, लूटपाट की। मुग़लों का जो तख्त था, तख्ते ताऊस, उसको भी अपने साथ लिया जिसमें कोहिनूर लगा हुआ था, और कई सारी चीज़ों को लूटा। और भारत से जब वो लौटा तो लगभग 100 करोड़ की संपत्ति लेके गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य का ख़जाना कितना खाली हो गया था। बाकी बची कुची जो कसर थी वो बाद में अंग्रेज़ लूट के लेके गए। बहरहाल नादिर शाह के बाद एक और रूलर भारत में आने वाला था, वो था दुर्रानी एम्पायर का फाउंडर अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने भारत में कई बार आक्रमण किया। 1748, 1751, 1753, 1756। शुरू के 3-4 बार में उतना वो कुछ हासिल नहीं कर सका। 56 में जब उसने अटैक किया तो बहुत कुछ हासिल किया। अटैक करने की वजह क्या थी? अटैक करने की इतनी सी उसने वजह दी कि नादिर शाह ने भारत में हमला किया था, रास्ते में वो कई सारी टेरिटरी जीता था,
तो उन टेरिटरी पे नादिर शाह के जाने के बाद मेरा अधिकार है, मेरा हक है। तो इस तरीके से उसने भी हमला किया, वो भी लूटपाट किया, लूट के जो है चीज़ें गया भारत से, जिसने एम्पायर को और ज़्यादा खोखला कर दिया। इसमें ख़तरनाक बात क्या है, इस वक्त भी जो मुग़ल बादशाह मौजूद थे, जैसे कि अहमद शाह एक मुग़ल बादशाह था, वो इस वक्त भारत में शासन कर रहा था 1748 के बाद। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो नॉर्थ वेस्ट वाले जो इलाके हैं, पंजाब कश्मीर वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे 1.5 साल 2.5 साल 15 साल तक के बच्चों को गवर्नर बना रहा था। वो भी ये सिचुएशन जानते हुए कि अहमद शाह अब्दाली कभी भी हमला कर सकता है। जब इस तरीके की मंद बुद्धि वाले लोग शासन में रहेंगे तो एम्पायर या सल्तनत का बिखरना टूटना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन इसके अलावा 2 और फैक्टर थे जो मुग़ल एम्पायर की पतन की एक वजह बनते हैं। जो सेकंड लास्ट वजह है वो है राइज़ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स या राज्य अलग हुए। हैदराबाद मुग़ल साम्राज्य से अलग हुआ, बंगाल मुग़ल साम्राज्य से अलग हुआ, अवध मुग़ल साम्राज्य से अलग हुआ, मैसूर एक अलग साम्राज्य की तरह उभरने लगा, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह उभरे, मराठा इधर उभर रहे थे। ये सब अलग अलग एम्पायर उभरे तो जो मुग़ल एम्पायर का एक अखंड रूप दिखाई दे रहा था औरंगज़ेब के टाइम पे, वो धीरे धीरे बिखर के कम हो गया। और लास्ट जो रीज़न है मुग़ल एम्पायर के पतन का, वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़ या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। पुर्तगाली तो तब आए जब बाबर भारत आया ही नहीं था, यानी कि मुग़ल साम्राज्य बना ही नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है डच आए, इंग्लिश आए, डेनिश आए, फ्रेंच आए। इन सब में कोई टिक नहीं पाया, सिर्फ अंग्रेज़ ही भारत में टिक पाए, अंग्रेज़ ही मजबूत बन सके। और अंग्रेज़ों का मजबूत होना भी एक मुग़ल साम्राज्य की पतन की वजह बनता है, या फिर मुग़ल साम्राज्य की पतन की वजह को ही अंग्रेज़ों की मजबूती की वजह भी माना जा सकता है। तो बहरहाल ये सारे इतने रीज़न्स थे जिसकी वजह से एक महान मुग़ल एम्पायर जो 150 सालों तक अपना वर्चस्व कायम किए रहा, वो 150 सालों में बिखर के ख़त्म हो गया, ऐसे नाकाबिल रूलर्स की वजह से और बाकी जो चीज़ें आपको बताई गई उन सब चीज़ों की वजह से। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।